हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है एवरी मंडे हम डिस्कशन करते हैं आपकी एसटी का और एसटी 06 ए जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन लेकर मैं आ चुका हूं। तो फटाफट कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। ये डिस्कशन एवरी मंडे होता है, जो आपकी एसटी ब्रांच में ऑफलाइन होती है उसका डिस्कशन होता है ना। ओवरऑल क्वांट का, रीजनिंग का, हर सब्जेक्ट का होता है। जनरल अवेयरनेस का डिस्कशन मॉर्निंग 11 AM शुरू होता है, तो 11 AM हो चुका है। तो चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए, है ना। देखते हैं क्या क्वेश्चन रहे थे हमारी एसटी 06 में, क्या उनके आंसर हैं, क्या एक्सप्लेनेशन बनेगा, क्या एडिशनल पॉइंट यहाँ पर ऐड होंगे, वो सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एसटी डिस्कशन को, ठीक है। चलते हैं अपने पास क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर आपने क्या किया था, है ना। क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 91st एनिवर्सरी इन विच सिटी। भारतीय वायुसेना ने अपनी 51वीं वर्षगांठ किस शहर में मनाई। ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी कि क्या आंसर आपने अपनी एसटी में किया था। जो आपने आंसर किया था वो बताएं, है ना। और फिर हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ और देखेंगे क्या एक्सप्लेनेशन या क्या एडिशनल पॉइंट भी बन रहे हैं जो यहाँ पर ऐड होने वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। फटाफट बताएं आप, कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलेंगे फटाफट से। लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा जरूर, अगर अभी तक आपने शेयर ना किया हो, जिससे वो भी पार्टिसिपेंट्स क्या हो सके, ऐड हो सके, ठीक है। और एसटी जरूर दिया करें। जो लोग एसटी दे रहे हैं अपनी ब्रांचेस में, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं दे रहे हैं, ऑफलाइन एसटी से कनेक्ट हो, ऑफलाइन एसटी देना शुरू करें, ठीक है। चलो हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा प्रयागराज। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, प्रयागराज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या निकल कर आएगा वो भी हम लोग देख लेंगे। तो राइट आंसर आपका प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज में ये 91वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई थी, किस शहर में, है ना। एक्सप्लेनेशन निकल कर आ रहा है भाई, भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई। समारोह के हिस्से के रूप में आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन बमरौली में औपचारिक परेड का उद्घाटन किया। अब देखो लोकल प्लेस का नाम जो बमरौली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बमरौली एट प्रयागराज, ठीक है। बमरौली एट प्रयागराज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु अनवेल्ड द लोगो ऑफ द इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बैनियल 2023। इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बैनियल 2023 के लोगो का अनावरण किसने किया है। ऑप्शन आपके दिए हुए नरेंद्र मोदी, मीनाक्षी लेखी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर राजीव शुक्ला। तो फटाफट आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी कि आंसर क्या होने वाला है। आंसर क्या होने वाला है आप लोग बताएंगे फटाफट से, है ना। और इसी के साथ हम लोग चलेंगे इसके आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। लेकिन आपने आंसर किया था, फटाफट से बताएं। IADB, भाई देखो ये कभी कभी वेब्रिवेशन डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं। IAADB आ रहा है यहाँ पर, तो डायरेक्टली ये पार्ट बनता है। तो फुल फॉर्म है इसका इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बायनियल 2023, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है मीनाक्षी लेखी। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। मीनाक्षी लेखी जी ने जो है इसका क्या किया था, आपका इसको अनवेल किया था, है ना। इसको अनवेल किया था मीनाक्षी लेखी जी ने। एक्सप्लेनेशन भी आ चुका है, तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। भाई मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, कल्चर मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर कल्चर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी अनवेल द लोगो द अपकमिंग इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बायनियल एट द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। कहां पर हुआ है भाई इसका इनॉग्रेशन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में, ठीक है। हेल्ड एट द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट पे ऑर्गेनाइज हुआ था 8 ऑफ दिसंबर से 15th ऑफ दिसंबर तक ये रन किया है, ठीक है। 8 to 15th ऑफ दिसंबर, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू द पॉइंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु चेयर द 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग इन न्यू दिल्ली। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जीएसटी की बात हो रही है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई और 52nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है, इसको चेयर किसने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने,
पंकज चौधरी जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने, या फिर द्रौपदी मुर्मू जी ने? फटाफट बताएंगे आप सभी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस भी लगाएंगे आप तब भी आप आंसर कर पाएंगे और कर पाए होंगे और आपने आंसर सही किया होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, है ना? तो बताइए क्या आंसर किया था आपने? जी हाँ, बिल्कुल देखिए आंसर आने शुरू हो चुके हैं। बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं निर्मला सीतारमन। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, निर्मला सीतारमन जी हो जाएंगी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना? चलिए 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कहां पर दियर हुई थी मीटिंग? ये हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में, हेल्ड हुई है, ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई है। द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। द मीटिंग वाज अटेंड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस पंकज चौधरी भी रहे थे, अलॉन्ग विद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भी भाग लिया था। जो भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके वित्त मंत्रियों ने भी यहाँ पर भाग लिया था। तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, निर्मला सीतारमन, ठीक है। 52nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी। अच्छा जीएसटी की बात हुई, जीएसटी भैया इंप्लीमेंट कब हुआ था? जीएसटी कब से लागू हुआ था? बिल्कुल ध्यान होगा आप सभी को पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो भैया ध्यान रखिए, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिगार्डिंग गोल्ड लोन लिमिट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्वर्ण ऋण सीमा के संबंध में है, क्या है भाई? लिमिट यहाँ पर दी हुई है, लिमिट रिड्यूस्ड टू रुपी 1 लाख, एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ रुपी 2 लाख, रिटेन्ड लिमिट इंक्रीज्ड टू रुपी 3 लाख, लिमिट इंक्रीज्ड टू रुपी 4 लाख, या नन ऑफ दीज? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राइट आंसर निकल कर क्या आ रहा है? लिमिट इंक्रीज टू रुपी 4 लाख। लिमिट को इसके इंक्रीज करके कितना? 4 लाख किया गया है ना? तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए स्वर्ण ऋण सीमा के संबंध में है, तो ये कितनी सीमा पहुंच गई है? लिमिट इंक्रीज होकर पहुंच गई है 4 लाख तक, ठीक है। चलो चलते हैं एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ गोल्ड लोन अंडर द बुलेट रीपेमेंट स्कीम सब सम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ रुपी 2 लाख टू रुपी 4 लाख, ठीक है। तो बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4 लाख रुपए कर दिया गया है। एक्सप्लेनेशन भी फाइनली आप देख सकते हैं और बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन और विद आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वें एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन भाई पूछ दिया गया है यहाँ पर। वेयर वाज द 19th एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड? एशियन गेम्स पर एक स्पेशल सेशन भी हमने किया था, उसका भी जो है इसी चैनल पर आपका वीडियो अपलोड है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। 19th एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए थे? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, हांगझाऊ ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, टोक्यो जापान, जकार्ता इंडोनेशिया, बीजिंग चाइना, या फिर न्यू दिल्ली इंडिया, ठीक है। तो डियर अगर हम बात करें आंसर की तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है, आप सभी जानते हैं हांगझाऊ में हुए थे, चाइना में, है ना, हांगझाऊ, चाइना के हांगझाऊ में हुए थे, ठीक है। और 19th एशियन गेम्स थे 2022 में होने थे, लेकिन आगे पोस्टपोन हो गए और फिर ये 2023 में हमें देखने को मिले, ठीक है। अब इस एशियन गेम्स में इंडिया जो है मेडल टैली में किस प्लेस पर रहा था भैया? इंडिया मेडल टैली में 4th प्लेस पर रहा था, ठीक है। इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते थे? 107 मेडल जीते थे। इंडिया के गोल्ड कितने थे? 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे, और ब्रॉन्ज कितने थे भाई? ब्रॉन्ज मेडल कितने थे? फटाफट से आप सभी बताएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ब्रॉन्ज मेडल कितने विन किए ये आपको बताना है, ठीक है। 28 38। अच्छा हाँ, बहुत ही आसानी से आप इन दोनों को प्लस करोगे, 107 से लेस कर दोगे, पता चल जाएगा, है ना। तो चलो वही भी कर सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? हांगझाऊ। जो डियर ये रहा, ये हमारे पास 100 प्लस वाला एशियन गेम, पहला एशियन गेम रहा। एशियन गेम की शुरुआत की बात करें तो ये कब शुरू हुए थे? 1951 से शुरू हुए थे। पहले एशियन गेम न्यू दिल्ली में खेले गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनको शुरू किया गया था। फर्स्ट प्लेस पर यहाँ चाइना रहा, 201 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर रहा था। फोर्थ पर हम रहे थे। कुछ बहुत सारे घुड़सवारी में हमने कितने मेडल जीते? घुड़सवारी में हमने बहुत साल बाद, कितने 28 ईयर्स बाद हमने गोल्ड मेडल विन किया था। मेंस डबल, बैडमिंटन मेंस डबल में हमने गोल्ड मेडल जीता। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी में पहली बार हमने ये मेडल जीता था, और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं एशियन गेम से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक गोल्ड मेडल हमने किस स्पोर्ट में जीते? शूटिंग में हमने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते थे 7, है ना। शूटिंग में हमने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीते थे 7,
इसके बाद एथलेटिक्स में हमने 6 गोल्ड मेडल जीते, आर्चरी में हमने 5 जीते थे, फिर 2 हमने क्रिकेट में, 2 हमने कबड्डी में, है ना। तो इस तरह से हमने मेडल्स आपके विन किए थे। 28 टोटल गोल्ड मेडल थे, सिल्वर 38 थे, ब्रॉन्ज कितने थे ये आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन आ रहा है। बाय 19th सीजन ऑफ द एशियन गेम्स ended on the high note. The closing ceremony in the Asian Games 2023 concluded with a colorful and technically mind-blowing event celebrating China's cultural heritage. ठीक है, इसके साथ ही हमारा जो फ्लैग बियरर थे, फ्लैग बियरर भाई कौन कौन थे फटाफट से आप सभी ये भी बताएंगे। लवलीना थी और कौन थे, लवलीना थी और कौन थे, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह थे, है ना, जो कि हॉकी टीम कैप्टन है, वुमेन हॉकी टीम कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, और लवलीना बोरेन हॉग, ये हमारे फ्लैग बेरर थे 19th एशियन गेम्स में, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। कुछ एडिशनल पॉइंट जो आप ध्यान रख सकते हैं और डिटेल में हमने आपके साथ स्पेशल सेशन में डिस्कस किया है, उस सेशन को भी जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक सेशन नहीं देखा है तो, ठीक है। अगर आपने अभी तक सेशन नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखें, वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या रहने वाला है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च्ड बाय एसबीआई फॉर इंडियन नेवी पर्सनल ऑफ आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य पर भारतीय नौसेना कर्मियों के लिए एसबीआई द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल भुगतान समाधान का नाम क्या है। डिजिटल पे कार्ड, नेव ई कैश कार्ड, नेवी क्वाइन, मैरीन मनी कार्ड या फिर नॉन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर, है ना। आपने क्या आंसर किया था अपनी एसटी में, फटाफट से आप सभी बताएंगे। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन बताएं कि आपने आंसर किया क्या था आखिर। आईएनएस विक्रमादित्य पर भारतीय नौसेना कर्मियों के लिए एसबीआई द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल भुगतान समाधान का नाम क्या है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर है नेव ई कैश कार्ड, नेव ई कैश कार्ड, ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, नेव ई कैश कार्ड। आईएनएस विक्रमादित्य पर भारतीय नौसेना कर्मियों के लिए एसबीआई द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल भुगतान समाधान का नाम है नेव ई कैश कार्ड। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या आ रहा है भाई। State Bank of India has partnered with the Indian Navy to launch NAV eCash card for naval personnel on board the country's largest naval aircraft carrier है INS विक्रमादित्य। भारतीय स्टेट बैंक ने देश के सबसे बड़े नौसैनिक विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर सवार नौसैनिकों के लिए नैव ई कैश कार्ड लॉन्च करने का भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है, ठीक है। तो एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है भाई, एसबीआई, ठीक है। डिजिटल भुगतान है, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the main objective of the agreement recently signed between India and Saudi Arabia? भारत और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप बताएंगे आंसर क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट रिसेंटली साइंड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। कल्चरल एक्सचेंज है, ट्रेड एग्रीमेंट है, ग्रिड इंटरकनेक्शन एंड ग्रीन हाइड्रोजन है, या फिर डिफेंस कॉपरेशन है, या फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी हुआ था मॉर्निंग सेशन में। अगर देखो भाई मॉर्निंग सेशन अगर आप नहीं आते करंट अफेयर के सेशन में तो उसमें आना शुरू करिए। जब आप आना शुरू करेंगे डेली डेली नोट्स कनेक्ट करते चलेंगे, बनाते चलेंगे, तो बहुत अच्छे से आप चीजों को कर पाएंगे और सीख पाएंगे, ठीक है। न्यूज भी आपकी आपकी रिकॉल होती रहेगी और फाइनली आप चीजों को तैयार कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, ठीक है। कभी भी कोई फैक्ट आप भूलेंगे नहीं और मल्टीपल टाइम रिविजन होते हैं, एक बार आकर देखिए मॉर्निंग सेशन में, है ना, बहुत अच्छे तरह से आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो बताइए क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में, बताएं फटाफट से क्या आंसर किया था भाई आपने। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर क्या है भाई, ग्रिड इंटरकनेक्शन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रिड इंटरकनेक्शन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इंडिया और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था, ग्रिड इंटरकनेक्शन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई, एक्सप्लेनेशन देखिए पूरा जगह फुलफिल कर रहा है। भारत और सऊदी अरब ने ग्रिड इंटर कनेक्शन और हरित स्वच्छ हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते ज्ञापन पर केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और सऊदी अरब सरकार के ऊर्जा मंत्री अब्दुल्ला अजीज बिन सलमान और अल साउद ने रियाद में मीना जलवायु सप्ताह के मौके पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। मीना क्लाइमेट वीक, मीना क्लाइमेट वीक कहां पर मनाया गया है, ये रियाद, ये भी एडिशनल पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, है ना।
चलिए, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। एक्सप्लेनेशन में फाइनली ये पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आपको स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, जिससे आप आसानी से न्यूज को रिकॉल रख सकें और धीरे से आप इसको तैयार कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? Which bank has become the first bank to in India to introduce ONDC network gift card? ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यस बैंक है, एक्सिस बैंक है या फिर आईसीआईसीआई बैंक। क्या आंसर किया था आपने, फटाफट बताएं इस क्वेश्चन का। कौन सा बैंक ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो फटाफट आंसर बताएंगे, क्या आपने आंसर किया था, फिर हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, तो चलते हैं आंसर की तरफ, है ना। उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा। बताएं आपने एसटी में आंसर आखिर किया क्या था, वही हम लोग देखना चाहते हैं, वही मैं देखना चाहता हूं कि आपने आखिर आंसर किया क्या था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका यस बैंक। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, यस बैंक। ठीक है, तो कौन सा बैंक है ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? यस बैंक बना है, यस बैंक के साथ किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ पर आ रहा है भाई, यस बैंक हैज अनाउंस्ड दैट हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू इंडिया ऑफर द ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। ONDC network gift card is a new type of gift card gift card that can be used to purchase goods and services for any merchant that is a part of the ONDC network. The ONDC network is an open network for digital commerce that is being developed by the Open Network for Digital Commerce, ONDC. ONDC देखिए क्या है, ONDC that is Open Network for Digital Commerce, for Digital Commerce. ठीक है, तो ओएनडीसी से कंफ्यूज मत होइएगा कि आप समझ रहे हो कि ओएनडीसी पता नहीं क्या है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, बीइंग डेवलप्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस बैंक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है आपका, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, शिकागो मैराथन में पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला केन्याई एथलीट कौन है? हु इज द केनियन एथलीट that shattered the men's world record in the Chicago Marathon? शिकागो मैराथन में पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला केन्याई एथलीट कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, इल्यूड किपचोगे, कैल्विन किप्टुम, डेविड रुडिसा, विल्सन किपसेंग या फिर जोलियस किपचोंग। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन है। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी कि आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में इस क्वेश्चन का। शिकागो मैराथन पूछा जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द शिकागो मैराथन। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है कैल्विन किप्टम। कैल्विन किप्टम, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। शिकागो मैराथन में पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाला केन्याई एथलीट कौन है? कैल्विन किप्टम। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन है, आपको केवल नेम याद रखना है। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है। एक्सप्लेनेशन देखिए आ रहा है, Kenya's Calvin Kiptum left the running world in away is the shattered the men's world record, clocking a time of just 2 hours 35 seconds to claim victory at the Chicago Marathon on Sunday. He broke the previous record set by Eliud Kipchoge in 2022 Berlin Marathon. ठीक है, केन्या के कैल्विन किप्टम ने रविवार को शिकागो मैराथन में जीत हासिल करने के लिए केवल 2 घंटे 35 सेकंड का समय लेकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए दौड़ की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने 2022 बर्लिन मैराथन में एलियूड किपचोगे द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। एलियूड किपचोगे द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो जो ऑप्शन ए है, इनके रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक किया है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से ले लेंगे, है ना। तो कैल्विन किप्टम का नाम आपको ध्यान रखना है, कैल्विन किप्टम। इन्होंने एलियूड किपचोगे का रिकॉर्ड क्या किया है, ब्रेक किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक को किस देश ने वित्त पोषित किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। विच कंट्री फंडेड द पद्मा ब्रिज रेल लिंक इन बांग्लादेश? ऑप्शन है आपके इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया या फिर नन ऑफ दीज। फटाफट आंसर करेंगे। बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक को किस देश ने वित्त पोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताइए विच कंट्री फंडेड द पद्मा ब्रिज रेल लिंक इन बांग्लादेश?
देश। बांग्लादेश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक को किस देश ने वित्त पोषित किया? तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है चाइना। किसने किया है भाई? चाइना। चाइना की बात करें, चाइना बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है। चाइना भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं भाई? HL USA, आपके साथ कोडवर्ड ये हमने देखा था। HL USA हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन फाइनली यहाँ पे दिया हुआ है। PBRLP, वन ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो बांग्लादेश से होकर गुजर रहा है, वॉज बिल्ट बाय द चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड, है ना, चाइना रेलवे ग्रुप लिमिटेड एंड फंडेड बाय द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना। ठीक है, PBRLP बांग्लादेश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है, जिसे चीन रेलवे ग्रुप लिमिटेड द्वारा बनाया गया था और चीन के निर्यात आयात बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया। हाँ, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके यहां पर दिए हुए हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आपके हैं 11th ऑफ अक्टूबर, 10th अक्टूबर, 9th अक्टूबर, 8th अक्टूबर या फिर 12th अक्टूबर। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका यहां पर निकल कर आ रहा है 11th ऑफ अक्टूबर। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो रहा है 11th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th October. It is a global initiative dedicated to raise awareness about gender inequality and advocating for right and empowerment of girls. ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। तो आई होप बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इंटरनेशनल गर्ल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th ऑफ अक्टूबर. इट इज ग्लोबल इनिशिएटिव डेडिकेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी एंड एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह लैंगिक असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लड़कियों को अधिकारों के और सशक्तिकरण की वकालत करने के लिए समर्पित एक वैश्विक पहल है। ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 11th ऑफ अक्टूबर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, इन अक्टूबर 2023 आरबीआई स्टॉप्ड विच बैंक फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स इट टू इट्स मोबाइल ऐप? अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने किस बैंक को अपने मोबाइल ऐप में नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया? भाई अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने किस बैंक को अपने मोबाइल ऐप में नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताएं। ऑप्शन आपके दिए हुए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक या फिर यस बैंक। क्या किया था आपने आंसर अपनी एसटी में? फटाफट से आप बताएंगे, फटाफट से आप बताएंगे।
तो चलिए बिल्कुल आप सभी आंसर कर रहे हैं। राइट आंसर इसका क्या निकल कर आएगा हम लोग देख लेते हैं। राइट आंसर आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। भाई अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने किस बैंक को मोबाइल ऐप के नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया? तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। मोबाइल ऐप में नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो भाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टॉप्ड बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर एडिंग न्यू कस्टमर्स ऑन इट्स मोबाइल ऐप बॉब वर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल सुपरविजन कंसर्न्स। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हाउ मेनी टीम्स took part in the 11th सुल्तान ऑफ जौहर कप इन 2023। 2023 में 11वें सुल्तान जौहर कप में कितनी टीमों ने भाग लिया है? ऑप्शन आपके 6, 7, 8, 9 और 5। तो फटाफट से बताएं क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर आपने किया था इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में, क्या आंसर आपने किया था? फटाफट बताएंगे आप सभी। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 8। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा 8। ठीक है, 11वें सुल्तान जौहर कप में कितनी टीमों ने भाग लिया है? 8। 11th एडिशन है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे, कई बार डायरेक्टली पूछ दिया आता है कौन सा एडिशन है। तो 11th एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 11th एडिशन। 11th एडिशन ऑफ सुल्तान ऑफ जौहर कप। सुल्तान ऑफ जौहर कप। सुल्तान ऑफ जौहर कप was held in Johor, Malaysia. Hockey India has announced the 20-member Indian junior men's hockey team that will participate in the 11th Sultan Johor Cup. This prestigious tournament was held from 27th of October से 4th नवंबर। भाई डायरेक्टली कभी कभी इसका टाइम पूछ दिया था कब से कब तक रहा था। तो 27th ऑफ अक्टूबर से शुरू हुआ था, 27th ऑफ अक्टूबर टू 4th ऑफ नवंबर, 4th ऑफ नवंबर। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में कहां विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया? Where did the Prime Minister lay the foundation stone and dedicated the development project in उत्तराखंड? तो फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ऑप्शन है आपके देहरादून, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, हरिद्वार या फिर नैनीताल। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है पिथौरागढ़। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा पिथौरागढ़। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा एंड डेडिकेट किया टू द नेशन मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखे इन्होंने। मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखे हैं वर्थ अबाउट 4,200 crore in sectors including rural development, road power, irrigation, drinking water, horticulture, education, health and disaster management among other in पिथौरागढ़ उत्तराखंड। पिथौरागढ़, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों में लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को क्या किया है? आधारशिला रखी है। ये जो अमाउंट आता है ना डायरेक्टली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया आता है बताइए कितना अमाउंट। तो अमाउंट भी आपको ध्यान रखना है, 4200 करोड़ है ना, 4200 करोड़। और कहां पर है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप सभी। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजराइल हमास संघर्ष के दौरान केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन अजय लॉन्च्ड बाय द यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा, डिप्लोमेटिक टॉक्स,
इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम इजराइल, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, प्रोवाइडिंग मिलिट्री एड टू इजराइल। ठीक है, फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, है ना। टाइम क्या स्टार्ट है, मतलब आपने अपनी एसटी में जो आंसर किया था तो उसी क्वेश्चन का फटाफट से आप आंसर करेंगे। ठीक है, फटाफट से आप आंसर करेंगे, क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल। भाई इवैक्यूएट किया था हमने इंडियन सिटीजन को, कहां से, इजराइल से। ठीक है, इजराइल हमार संघर्ष के दौरान केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का उद्देश्य क्या था, इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल। तो अजय, डायरेक्टली ऑपरेशन अजय आपका पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इवैक्यूएट किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। India's operation Ajay between Israel Hamas war amid intense fighting between Israel Defense Force, है ना, Israel Defense Forces IDF, Hamas terrorist. India is to set to get citizen out of the conflict zone with the Union Ministry of External Affairs launching Operation Ajay to facilitate the return of Indian citizen from Israel। ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आप लेना चाहते हैं, जिससे आपको फाइनली ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय लाइफ वेंचर्स ने संयुक्त उद्यम में एक्सा से कितनी हिस्सेदारी हासिल की है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच स्टेक हैज भारतीय लाइफ वेंचर एक्वायर्स फ्रॉम एक्सा इन द ज्वाइंट वेंचर। ऑप्शन है आपके 25%, 49%, 51, 75 या फिर 100%। तो बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, फटाफट से बताएंगे आप सभी क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 49%। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 49%। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। भारत की भारतीय लाइफ वेंचर्स ने अपने संयुक्त उद्यम भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में फ्रांसीसी बीमाकर्ता एक्सा की 49% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 49%। ठीक है, अब देखो बाध्यकारी लिखा है ना, ज्वाइंट वेंचर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, है ना, साइंड बिडिंग एग्रीमेंट है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ठीक है, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, इंडिया भारतीय लाइफ वेंचर्स हैज साइंड बाइंडिंग एग्रीमेंट एक्वायर फ्रेंच इंश्योरर एक्सा 49%, देयर ज्वाइंट वेंचर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइंट वेंचर है। 49% आपको ध्यान रखना है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आप लेना चाहते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ माय यूथ इंडिया माय भारत एज एन ऑटोनॉमस बॉडी। एक स्वायत्त संस्था के रूप में माय यूथ इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। एक ऑटोनॉमस बॉडी जो है जिसको एस्टेब्लिश किया गया, माय यूथ इंडिया माय भारत, इसको लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती के मौके पर। इसका उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूथ, है ना, प्रमोटिंग इंटरनेशनल टूरिज्म, इनहेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्पोर्टिंग डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, या फिर ड्राइविंग यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लीड डेवलपमेंट, या फिर ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स फॉर हायर एजुकेशन, है ना। तो फटाफट आप बताएंगे क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका ऑप्शन फोर्थ, ड्राइविंग यूथ डेवलपमेंट
एंड यूथ लीड डेवलपमेंट, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहां पर, कौन सा? ऑप्शन फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। ड्राइविंग यूथ डेवलपमेंट एंड यूथ लीड डेवलपमेंट, जिससे यूथ हमारा क्या कर सके? डेवलप कर सके, ठीक है। चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है। दैट इज एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माय यूथ इंडिया माय भारत का गठन किया है, जो युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करने और युवाओं को समान पहुंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से अगर आप लेना चाहते हैं। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who inaugurated the month-long celebration campaign for the 8th National Ayurveda Day? 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के लिए एक महीने तक चलने वाले उत्सव अभियान का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन आपके दिए हैं, नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ। फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। क्या आंसर आपने किया था इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में, फटाफट से बताएंगे आप सभी। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की बात हो रही है भाई, 8वें आयुर्वेद दिवस की बात हो रही है। 8th नेशनल आयुर्वेदा डे, एक महीने तक चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आयुर्वेद महोत्सव अभियान केंद्रीय जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के लिए एक महीने तक चलने वाले उत्सव अभियान का क्या किया है? उद्घाटन किया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, हु इनॉग्रेटेड बांग्लादेश लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट द 82 किलोमीटर लॉन्ग पद्मा ब्रिज रेल लिंक? बांग्लादेश की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किसने किया भाई? अब ये उद्घाटन पूछा गया है यहाँ पे, तो बताइए किसके द्वारा किया गया है? सी जिनपिंग, शेख हसीना, नरेंद्र मोदी, यो विन या फिर नॉन ऑफ दीज। तो फटाफट से आंसर करेंगे। आपने क्या आंसर किया था इस क्वेश्चन का अपने एसटी में, है ना? तो बताएंगे फटाफट से। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है शेख हसीना। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, शेख हसीना, ठीक है। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इनॉग्रेटेड द 82 किलोमीटर पद्मा ब्रिज रेल लिंक, द कंट्रीज लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ट अंडर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आपने सुना होगा, बहुत ही बड़े पैमाने पर ये इसने शुरू किया हुआ है चाइना ने, है ना? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। और ये इनिशिएटिव इसका है, बहुत सारे जो डिस्टेंस हैं वो कम करने के लिए किया गया है, जिससे ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट कर सके, है ना? तो राइट आंसर आपका शेख हसीना हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। नेक्स्ट इज मावा रेलवे स्टेशन किस जिले में स्थित है भाई? इन विच डिस्ट्रिक्ट इन इज मावा रेलवे स्टेशन लोकेटेड? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया है। ढाका, जैसोर, पद्मा, बंगा या फिर मुंशीगंज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। हम चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर है आपका मुंशीगंज। ऑप्शन फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हसीना अनवेल्ड द ढाका बंगा सेक्शन ऑफ द रेल रूट बिटवीन ढाका एंड जैसोर
थ्रू द पद्मा ब्रिज फ्रॉम मावा रेलवे स्टेशन इन मुंशीगंज। हसीना ने मुंशीगंज में मावा रेलवे स्टेशन में से पद्मा ब्रिज के माध्यम से ढाका और जौसोर के बीच रेल मार्ग के ढाका भांगा खंड का अनावरण किया है। ऑप्शन 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, एनी एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस बाय अ सेंट्रल बैंक लिंक द आरबीआई इज इन्फ्लुएंसिंग द एक्सचेंज रेट इज रिफर्ड टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया। विनिमय दर को प्रभावित करने में आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप के किसी भी कार्य को भारत में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। डर्टी फ्लोट्स, मैनेज्ड फ्लोट्स, फिक्स्ड फ्लोट्स या मार्केट स्टेबलाइजेशन फ्लोट्स या नॉन ऑफ दीज। फटाफट बताएंगे क्या आंसर किया आपने अपनी एसटी में, है ना। फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। ऑप्शन आपके सामने मेंशन है भाई। विनिमय दर को प्रभावित करने वाले आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप के किसी भी कार्य को भारत के निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। आपने जो आंसर किया हो वही आप बताएंगे फटाफट से। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है मैनेज्ड फ्लोट्स। डियर बोलते हैं ऑप्शन सेकंड आपका मैनेज्ड फ्लोट्स। ठीक है, विनिमय दर को प्रभावित कर रहा है एक्सचेंज रेट। अब ये एक्सचेंज रेट क्या होता है, किसी कंट्री जैसे हमारी इंडियन करेंसी है, इंडियन करेंसी में हमारा जो इंडियन रुपी है, इंडियन रुपी के अगेंस्ट अगर हम बात करें डॉलर के अगेंस्ट क्या वैल्यू है, एक डॉलर में कितने रुपी हैं, एंड अदर कंट्री की भारत की करेंसी यानी रुपया के अगेंस्ट में किसी अदर कंट्री की करेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, विनिमय दर कहलाता है। तो इसको प्रभावित करने वाला केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप के किसी भी कार्य को भारत में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, मैनेज्ड फ्लोट्स बोलते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या आ रहा है भाई। एनी एक्ट ऑफ इंटरफेरेंस बाय अ सेंट्रल बैंक लाइक द आरबीआई in influencing the exchange rate is called as dirty floats but in India is referred as managed floats। विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक द्वारा हस्तक्षेप के किसी भी कार्य को डर्टी फ्लोट्स कहा जाता है, लेकिन भारत में इसे प्रबंधित फ्लोट्स यानी मैनेज्ड फ्लोट्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी के साथ ही। नेक्स्ट इज which of the following acts provide the legal provisions for the maintenance of foreign reserve in India। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में विदेशी रिजर्व के रखरखाव के लिए कानूनी प्रावधान करता है। ऑप्शन है आपके आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फेमा 1999 या फिर ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड बोथ हैं या फिर नॉन ऑफ दीज है। फटाफट बताएंगे आंसर क्या किया आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड द लीगल प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन रिजर्व इन इंडिया। बताएंगे क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर है ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड बोथ, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 और फेमा। फेमा भाई आप सभी जानते हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा जो है, इससे पहले क्या था, फेमा ने किसको रिप्लेस किया, फेमा इसने किसको रिप्लेस किया, फेरा को। किसको रिप्लेस किया है, फेरा को। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। और ये फेरा कब आया था, 1973 में। कब आया था, 1973 में। 1973 का जो फेरा एक्ट है, इसको रिप्लेस किया किसने, फेमा ने। फेमा 1999 में जो कि आया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड होगा दोनों, यानी आरबीआई एक्ट 1934। कौन सा अधिनियम भारत में विदेशी रिजर्व के रखरखाव के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है, तो वो आरबीआई एक्ट 1934 भी है और फेमा भी है, 1999 भी है। यानी ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड बोथ हो जाएंगे, ऑप्शन फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है, आप देख सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड फॉरेन, भाई देखो पहले तो फुल फॉर्म ये आ रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब इसको मुझे हटाना होगा, रफ करना होगा, क्योंकि ये आपका तो फेमा जो है इसने रिप्लेस किया था किसको, फेरा को। इससे पहले फेरा हुआ करता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 आर टू एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हिच प्रोवाइड लीगल प्रोविजंस टू द मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट वाज द टारगेट सेट बाय नरसिम्हम सेकंड कमेटी
फॉर द कैपिटल एडोकेसी रेशियो ऑफ द बैंक्स बाय द ईयर 2000। नरसिम्हन सेकंड समिति द्वारा वर्ष 2000 तक बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताओ क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द टारगेट सेट बाय नरसिम्हन सेकंड कमेटी फॉर द कैपिटल एडोकेसी रेशियो ऑफ द बैंक्स ऑफ द बाय द ईयर 2000? कैपिटल एडोकेसी रेशियो CAR, कैपिटल एडोकेसी रेशियो पूछा जा रहा है। बासेल एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक में हम डिटेल में इस चीज को डिस्कस करते हैं। कैपिटल एडोकेसी रेशियो, व्हाट वाज द टारगेट सेट बाय नरसिम्हन सेकंड कमेटी फॉर द कैपिटल एडोकेसी रेशियो? ये वो रेशियो होता है जो हमें किसी भी बैंक, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, बैंक्स को बचाने के लिए कैपिटल मेंटेन करके रखनी होती है, जैसे हम कैपिटल एडोकेसी रेशियो बोलते हैं। बासेल एक सिटी है स्विट्जरलैंड का, जहां पर बासेल से रिलेटेड, कैपिटल को एक्वायर करने से रिलेटेड, रिस्क से बचाने से रिलेटेड, हमने बासेल कमेटी, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर थे, 10 कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के गवर्नर 1974 में BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेड ऑफिस है बासेल में, वहां पर बैठे और उन्होंने मीटिंग की कि आगे आने वाले टाइम में बैंकों के पास बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ने लगेंगे, बैंकों के पास कैपिटल नहीं बचेगी रन करने के लिए। तो उसी के लिए बासेल जो है कमेटीज आई थी, बासेल कमेटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, है ना। तो नरसिम्हन सेकंड समिति द्वारा 2000 तक बैंकों की पूंजी पर्याप्तता अनुपात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था, आपको वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 8%, 9%, 10%, 11% या नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर क्या है? 9%, है ना। बासेल सेकंड में आया था 9%। हमने कितना कैपिटल मेंटेन करने के लिए बोला था? 9%। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन आ रहा है, देख लेते हैं भाई। समिति ने पूंजी पर्याप्त अनुपात को 2000 तक 9% और 2002 तक 10% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा और इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने वाले बैंकों के लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। द कमेटी टारगेट रेजिंग द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टू 9% बाय 2000 में 10%, 2002 टू हैव पेनल प्रोविजन फॉर बैंक्स दैट फेल टू मीट दीज रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष चेक ट्रांजैक्शन प्रणाली शुरू की? इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष चेक ट्रांजैक्शन प्रणाली शुरू की है? फटाफट बताएंगे। 2008, 2009, 2010, 2011, रेफरेंस नॉन ऑफ दीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 2008। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस वर्ष से चेक ट्रांजैक्शन प्रणाली शुरू की? 2008 से। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन 2008 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम टू कन्वर्ट चेक फ्रॉम फिजिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम व्हेन सेंडिंग टू द पेइंग बैंक। 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंक को भेजते समय चेक को भौतिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तित करने के लिए चेक ट्रांजैक्शन प्रणाली की क्या की है? शुरुआत की है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, 2008। ठीक है, 2008 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट होगा। चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। What is the type of banking which involves banking services for high net worth clients like corporate, commercial banks, mid-size companies etc. बैंकिंग का वह प्रकार क्या है जिसमें कारपोरेट, वाणिज्यिक बैंक, मध्यम आकार की कंपनियों आदि जैसे उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं? ऑप्शन है आपके रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, नन ऑफ दीज। बताएं क्या आंसर किया था आपने अपना इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में? फटाफट बताएंगे आप सभी, है ना, फटाफट से बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखें राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है होलसेल बैंकिंग। भाई होलसेल बैंकिंग आ जाएगा ना। देखो क्या बोल रहा है, बैंकिंग का वह प्रकार जिसमें कारपोरेट, वाणिज्यिक बैंक, मध्यम आकार की कंपनियां आदि जैसे उच्च निवल मूल्य वाले ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं शामिल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? होलसेल बैंकिंग। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। Wholesale banking involves banking services for high net worth clients like corporate, commercial banks, mid-size companies etc. आते हैं होलसेल बैंकिंग में। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा 100 नंबर क्वेश्चन, यानी 76 to 100 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपने इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो सेशन को फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी ये डिस्कशन देख सके। और अगर आप ऑफलाइन एसटी ब्रांच पे नहीं दे रहे हैं तो फटाफट देना शुरू करें, है ना। और एवरी मंडे आपका डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन के साथ जरूर कनेक्ट हुआ करें।
इसके साथ ही मॉर्निंग सेशन करंट अफेयर का होता है डेली सुबह 7 बजे, उसमें भी लाइव आया करें और उस कम्युनिटी का हिस्सा बने। बहुत सारी चीजों को आप सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में और मॉर्निंग क्लास 7 AM लाइव करंट अफेयर में जरूर कनेक्ट हुआ करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।